आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग जेपीएससी के पीटी के सारे सब्जेक्टों को पढ़ेंगे, जिसमें से अभी हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने झारखंड के धरातलीय स्वरूप के विभाजन को पढ़ा है, जिसमें से कुछ टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ चुके हैं और कुछ बचा हुआ है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास के बातों को हम लोग रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने झारखंड की उच्चावच तथा झारखंड के भौतिक प्रदेशों को देखा, जिसे डॉक्टर एसपी चटर्जी ने 24 भौतिक भागों में बांटा है। वे 24 भौतिक प्रदेश हैं: उत्तर कोयल बेसिन, पाट प्रदेश, रांची का पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, राजमहल उच्च प्रदेश, दामोदर बेसिन, पंचपरगना उच्च प्रदेश, पोराहट उच्च प्रदेश, ढालभूम प्रदेश, धनजोड़ी श्रेणी, कोलाहन उच्च भूमि, सिंहभूम मैदान, सिमडेगा पठार, डालमा श्रेणी, चाईबासा मैदान, सारंडा पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण कोयल बेसिन, शंख बेसिन, अजय घाटी, विच्छेदित देवघर प्रदेश, चतरा पठार, छतरपुर मैदान और उत्तरी कगार। कल की क्लास में हम लोगों ने कोडरमा पठार तक खत्म कर चुका हूँ, यहाँ तक। अब हम लोग आगे राजमहल उच्च प्रदेश से उत्तरी कगार तक बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते। छठा नंबर, राजमहल उच्च प्रदेश। यह राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ जिलों में फैला है। इसका अधिकांश हिस्सा मेसोजोइक चट्टानों और दक्कन ट्रेप का बना है। इसके पश्चिम में कगार है और पूर्वी भाग लावा से ढका है। संपूर्ण क्षेत्र में सपाट सतह के साथ कोनाकार पहाड़ियाँ मिलती है। कोनाकार मतलब ऊपर में जो है एकदम पॉइंटेड होगा। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 250 मीटर है, जबकि केंद्रीय पहाड़ियाँ 500 मीटर से ज़्यादा ऊंची है। केंद्रीय यानी कि इसके बीच की जो पहाड़ियाँ हैं वो 500 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। इसकी ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है। संपूर्ण राजमहल प्रदेश का निर्माण गोंडवाना कालीन रूपांतरित परतदार और ग्रेनाइट चट्टानों से आर्कियन सतह के ऊपर हुआ है। लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। लावा जो बहे उससे राजमहल ट्रैप बना है, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। और जो भी भ्रंश थे यानी कि दरार थे, उसमें जो लावा बहा उससे दक्कन लावा का निर्माण हुआ। इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ, अपक्षय होने के कारण। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर, दामोदर बेसिन। ये जो है बहुत सारी किताबों में आप लोगों को दिखेगा, दो चीज़ एक साथ, दामोदर और बड़ाकर नदी घाटी क्षेत्र, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो हम लोग भी कुछ कुछ एक साथ लेके चलते हैं। दामोदर घाटी और बड़ाकर घाटी दोनों झारखंड में स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। किंतु ठीक बंगाल प्रवेश करते ही बड़ाकर दामोदर की सहायक नदी बनकर समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे बंगाल में प्रवेश कर रहा है ना, तो बड़ाकर जो है दामोदर की सहायक नदी बन जाती है, वहाँ पे वो स्वतंत्र नहीं रहती है। आगे केवल दामोदर का अस्तित्व रह जाता है, क्योंकि बड़ाकर तो दामोदर में मिल गया है। अतः इन दोनों घाटी क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन समुचित प्रतीत होता है। दामोदर बेसिन का निर्माण गोंडवाना कालीन हर्शियन भू संचरण के कारण भ्रंशन की क्रिया से हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में उत्तरी कोयल से पूर्व में सीमा के पार पश्चिम बंगाल तक है। यह 300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू एवं रांची में फैला है। इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा पर भ्रंश कगार बने हैं, जिसके बीच गोंडवाना कालीन अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों के मोटे संस्तर निक्षेप हैं। इनमें कोयला, चीनी मिट्टी, फायर के लिए खनिज मिलते हैं। यहाँ की चट्टानें महादेव सीरीज के बालू पत्थर और कांग्लोमेरेट से निर्मित हैं। जो कहीं कहीं हजारीबाग और
रांची पठार के समतुल्य ऊंचे हो जाते हैं। दामोदर घाटी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी दामोदर और निचला दामोदर घाटी। इसका विभाजन 300 मीटर की कंटूर रेखा से होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। इसका विभाजन 300 मीटर की कंटूर रेखा से होता है। कहा जा सकता है कि धनबाद क्षेत्र का दामोदर निचला दामोदर है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि धनबाद क्षेत्र का जो दामोदर है ना, वो निचला दामोदर है, जबकि इससे ऊपर हजारीबाग जिले में विस्तृत दामोदर घाटी इसका ऊपरी दामोदर है। यानी कि जो हजारीबाग जिले का दामोदर घाटी है ना, वो ऊपरी दामोदर कहलाता है। ऊपरी दामोदर घाटी को रामगढ़ पतरातू प्रदेश भी कहा जाता है। ऊपरी को बड़ाकर नदी घाटी दामोदर घाटी के ठीक उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दोनों घाटियां एक ऊंचे जल विभाजन से अलग होती है, जो अनेक छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियों से बनी है। इन्हीं के बीच एक बड़ा पहाड़ पारसनाथ है। बार बार हम लोग ये पढ़ रहे हैं पारसनाथ के बारे में, जो 1365 मीटर ऊंचा है। दामोदर बेसिन पश्चिम में 550 मीटर, मध्यवर्ती भाग रामगढ़ में 350 मीटर तथा पूर्वी भाग धनबाद में 150 मीटर ऊंची है। यह रांची के पठार एवं हजारीबाग के पठार को अलग करती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में भी पूछा जा सकता है और एग्जामों में भी। अगला बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर, पंच परगना प्रदेश। इसे रांची पठार का निचला हिस्सा भी कहते हैं, प्रोफेसर एसपी चटर्जी के द्वारा के अनुसार। दक्षिण में डालमा लावा तथा अन्य 3 तरफ छोटा नागपुर ग्रेनाइट से घिरा है। इसके पश्चिम में रांची का पठार है, दक्षिण में डालमा तथा पूर्व में राजसीमा है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। संपूर्ण क्षेत्र एक समान सतह रखता है, यानी प्लेन है। पोराहाट उच्च भूमि, यह रांची पठार के दक्षिणी सीमा से संजय कारो जल विभाजन तक दक्षिण में फैला है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी संरचना ग्रेनाइट और नीस की है, जिसमें धारवाड़ कालीन, क्वार्ट्ज, सिस्ट और आग्नेय चट्टानों के अंतर विभेदित रूप में पाए जाते हैं। क्षेत्र का भूदृश्य गुंबदाकारी, पहाड़ी और कठोर चट्टानों से भरा है। सतह उबड़ खाबड़ है। नेक्स्ट है 10वां नंबर, ढालभूम मैदान। यह 800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग खासकर पूर्वी सिंहभूम में फैला है। इसका निर्माण स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इंपॉर्टेंट है। इसका ढाल दक्षिण की ओर है और इस क्षेत्र में ताम्र अयस्क के भंडार मिलते हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ढालभूम मैदान का ढाल किस ओर है, तो ये पता चलेगा यहाँ से, इसका ढाल दक्षिणी की ओर है। धंजोर रेंज अगला है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन कालीन मोरदार पर्वत अन्नाच्छादित होकर संप्राय मैदान में बदल गए हैं, यानी बिखर कर। संपूर्ण क्षेत्र मुख्यतः माइका, सिस्ट और लोह अयस्क की फाइलाइट चट्टानों से बना है, जो अवशिष्ट श्रेणियों के रूप में दिखते हैं, जिसका विस्तार स्वर्ण रेखा घाटी तक है। प्रदेश की समान ऊंचाई 300 मीटर है। इसके कुछ भाग लेटेराइट से ढके हैं, जबकि कुछ में टेरिटरी निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रमागत उत्थान के प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा अभ्रक शिष्ट मैदान कहलाता है। इसे धंजोरी रेंज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा जो है अभ्रक शिष्ट मैदान कहलाता है और यह जो है धंजोरी रेंज इसे कहते हैं हम लोग। अगला हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, कोलाहन उच्च भूमि। इसका विस्तार राज्य के दक्षिणी हिस्से में है। यह रांची पठार का दक्षिणी विस्तार माना गया है, जिसका समतल सपाट शीर्ष 660 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चिम में सारंडा, उत्तर में चाईबासा एवं दक्षिण पूर्व में राज्य सीमा है। संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न प्रतिरोधकता वाली चट्टानों से ढका है। यही कारण है कि संपूर्ण क्षेत्र बहुत अधिक विच्छेदित है और उच्च भूमि होने के कारण इस पर केंद्र अपसारी
सेंट्रीफ्यूगल अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13वां, सिंहभूम का मैदान। यह छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व में 2000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। औसत ऊंचाई 130 मीटर है। इस क्षेत्र में मुलायम माइकासिस्ट और सेल के ऊपर सिंहभूम तथा चक्रधरपुर ग्रेनाइट मिलते हैं। अगला चलते हैं 14 नंबर, सिमडेगा पठार। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम में है, जिसके उत्तर में रांची पठार तथा पूर्व में पोड़ाहाट उच्च प्रदेश तथा सिंहभूम का मैदान है। संपूर्ण पठारी क्षेत्र विभिन्न प्रतिरोधकता वाले चट्टानों के कारण अत्यधिक विच्छेदित हुआ है और रांची पठार के साथ एक विच्छेदित कगार से जुड़ा है, जिस पर नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है। उच्च ढाल के कारण तीव्र प्रवाह वाली नदियां मिलती हैं। दक्षिण कोयल एवं देव तथा इनकी सहायक नदियों ने बहुत अधिक विच्छेदन किया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15वां नंबर, डालमा श्रेणी। यह श्रेणी रांची और पूर्वी सिंहभूम के बाहरी हिस्से में है। इसकी रचना आर्कियन कालीन लावा से हुई है, जो अपरदन के कारण बहुत कम प्रभावित हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र में कटकनुमा संरचना अधिक मिलती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, किस क्षेत्र में कटकनुमा संरचना अधिक मिलती है? तो डालमा श्रेणी में, जिसमें देवार, रायसिंदरी, डालमा और चदरी प्रमुख कटक है। ये सब भी याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा चकुलिया के पास इन्हें काटती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वर्ण रेखा जो है कहाँ पे काटती है? तो चकुलिया के पास। यह कटक पश्चिम में दक्षिणी कोयल से पूर्व में स्वर्ण रेखा तक नियमित रूप में फैला है, जो खड़कई और दक्षिणी कोयल के बीच जल विभाजन का काम करते हैं। इसका विकास लंबे समय तक अपरदन द्वारा हुआ है। इसमें बेसाल्ट और लेटेराइट की प्रमुखता है, लेकिन आग्नेय अंतर्भेदी चट्टानें ग्रेनाइट और नीच संरचना के रूप में सतह पर दिखती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चाईबासा का मैदान की ओर। 16वां नंबर, यह स्वर्ण रेखा के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन है ये कि चाईबासा का मैदान किस नदी के पश्चिम में है? तो स्वर्ण रेखा। और इसे उत्थित रांची पठार का अपरदित हिस्सा माना जाता है। इसकी रचना अंतर्भेदी आग्नेय और धारवाड़ कालीन चट्टानों से हुआ है। ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसके चारों ओर की पहाड़ियां उच्च अपरदित पहाड़ियां हैं। इसका विस्तार 3500 किलोमीटर स्क्वायर में है और औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खरसामा तथा सारंडा पहाड़ी क्षेत्र तथा दक्षिण सीमा पर कोलाहन श्रेणी और पूर्वी सीमा पर ढालभूम पहाड़ी है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। 17वां नंबर पर चलते हैं हम लोग अगले, सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। यह पूर्व में पोड़ाहाट पहाड़ी और पश्चिम में दक्षिणी कोयल के बीच फैला है। इसका निर्माण फाइलाइट, लावा तथा क्वार्टजाइट कालीन धारवाड़ कालीन चट्टानों से हुआ है। आर्कियन और धारवाड़ कालीन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हुआ है। आग्नेय चट्टानें प्रमुख भूदृश्य के रूप में दिखती है। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर, दक्षिण कोयल बेसिन। यह रांची पठार के दक्षिण में है। दक्षिणी कोयल नदी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बहुत बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनाने के कारण प्रमुख नदी है। यह रांची पठार में वृहद शीर्ष अपरदन करती है और काफी चौड़ी घाटी का निर्माण करती है। प्रदेश की भू आकृतियों का निर्धारण दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई अपरदनात्मक क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। इसकी ढाल दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 19वां नंबर, शंख बेसिन। दक्षिणी रांची पठार के दो प्रमुख अफवाह हैं, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। दोनों सीमा पार कर ब्रह्मणी नदी का निर्माण करती है। शंख घाटी रायडी के दक्षिण में स्थित है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अच्छी तरह से याद रखिएगा या दोबारा सुनिएगा फिर से। तथा बाड़वे मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। ये नाम है, बाड़वे मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। नदी संकीर्ण घाटी और खड़े कगार बनाती है और 45 किलोमीटर की लंबाई में सीधी रेखा में बहती है। इस नदी ने
प्रदेश का भारी अपर्दन किया है, जिससे क्षेत्र में 650 मीटर ऊंची चोटियां मिलती हैं। चोटियों के शीर्ष चपाट और किनारे खड़े ढाल वाले हैं। औसत ऊंचाई 300 मीटर है। राज्य सीमा पर संकीर्ण पट्टी में धारवाड़ी अवशिष्ट मिलते हैं। अब हम लोग अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर है अजय नदी घाटी। कोडरमा पठार से निकलकर बढ़ाकर अजय जल विभाजन के पूर्व मैदान का निर्माण करती है। अजय नदी नीस प्रदेश से गुजरती है, जहां इसने अधिकतम अपर्दन किया है। फलतः इस क्षेत्र में एकांकी पहाड़ियां यानी सिंगल और कटक मिलते हैं। अजय नदी घाटी की औसत ऊंचाई 160 मीटर है। ढाल दक्षिण पूर्व में है इसका। अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 21वां विच्छेदित देवघर प्रदेश। यह कोडरमा और राजमहल के बीच विच्छेदित रूप में फैला है। संपूर्ण सतह अत्यधिक अपर्दित और उबड़ खाबड़ है। औसत ऊंचाई 300 मीटर से ज़्यादा है, जबकि कुछ पहाड़ियाँ 650 मीटर से अधिक ऊंची हैं। ढाल इसका दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर अगला चतरा की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 22वां नंबर चतरा पठार। अमानत और मुहाने नदी के बीच फैला है। चतरा कहाँ फैला है? चतरा पठार कहाँ है? तो अमानत और मुहाने नदी के बीच फैला है। संपूर्ण क्षेत्र विच्छेदित और उबड़ खाबड़ है, जिसमें अंतर्ग्रंथित इंटरलॉक्ड यानी आपस में जुड़े हुए सपर, ऊंची चोटी और नदी घाटियां अवस्थित हैं। इसके निम्न क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप मिलते हैं। उसका जो लोअर पार्ट है ना, लोअर क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, उसमें जलोढ़ निक्षेप है। हम लोग अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर 23 नंबर छतरपुर का मैदान। यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे में ऊपरी पुनपुन घाटी के क्षेत्र में फैला है। औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है और निम्न हिस्से में बलुई निक्षेप मिलते हैं। इसकी ढाल उत्तर की ओर है। अगला लास्ट जो है 24वां उत्तरी कगार। यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी हिस्सा है, जिस पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विभिन्न पहाड़ियां फैली है। इन पहाड़ियों का निर्माण कगार के पीछे हटने से हुआ है। मुहाने के पास कगार सबसे ज़्यादा पीछे हटे हैं। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसे आप लोग बार बार सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो है झारखंड के ज्योग्राफी में झारखंड के जल अपवाह तंत्र को देखेंगे। तो अगला क्लास कल शाम 7 बजे होगा, जिसमें हम लोग झारखंड के जल अपवाह तंत्र को देखेंगे। थैंक यू।